जो आपने कहा कि राजपूतों के पास बाप नहीं है क्या, जो उधार का बाप लेना पड़ रहा है, उस वाले बयान पे आपको नहीं लगता कि कई मीणा और राजपूत समाज के अंदर दूरियां पैदा हो सकती है? छोटा मोटा इतिहास हमारा लिखा हुआ मिला, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। सर, लगातार विवादित बयानों को लेकर आप चर्चा में रहते हैं, चाहे महाराणा प्रताप पे कमेंट करना हो, राजपूत समाज को घेरना हो। इतिहास के बारे में बात करिए, और इतिहास के बारे में बात करना कोई विवादित नहीं है। इतिहास के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है। मैं विवादित बयानों को लेकर चर्चा में कभी नहीं रहता। मैं तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। तो मनोज मीणा ये तय करके नहीं आई राजनीति करनी है। किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा जैसे नेता भी आते हैं, दोनों में से किसकी छवि आपको ज्यादा सुदृढ़ लगती है? दोनों का अपना अपना स्थान है। मनोज मीणा चुनाव में उतरते हैं, सामाजिक होंगे या विकास पे बात करी जाएगी? मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में ही मुद्दों की बात हो, और मनोज मीणा तो उन्हीं चीजों पे काम कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं गोलिटिक्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं और लगातार राजस्थान की राजनीति में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आए हैं। हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा। नमस्कार मनोज जी, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे हो? सर बिल्कुल बढ़िया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बिल्कुल, जब भी आप याद करोगे हम तैयार हैं आपके लिए। तो पहले तो सर आपके राजनीतिक करियर के बारे में बताइए और निजी करियर के बारे में बताइए कि कैसे निजी करियर से राजनीतिक करियर में एंट्री हुई आपकी? देखो, ऐसा है, मैं इस पे शॉर्ट में ये बताऊंगा आपको कि राजनीति को मैंने नहीं चुना, राजनीति ने मुझे चुना है। बहुत सारे लोग राजनीति में तय करके आते हैं कि राजनीति करनी है, तो मनोज मीणा ये तय करके नहीं आया कि राजनीति करनी है। मनोज मीणा तो एक गरीब घर से आता है, एक किसान के परिवार से आता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जहाँ राजनीति के सपने देखना तो ऐसे मानो पाप हो, गुनाह हो। यानी ऐसे मानो कि राजनीति के सपने देख लिए हो तो जैसे बहुत बड़ी कोई बात कर दी हो। तो कहीं ना कहीं हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि हमारे घर में तो कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा, तो हम ये बात तो कैसे मान लेते हैं, कैसे हम इस बात को तय कर लेते हैं कि हमें राजनीति करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, पेपर लीक जैसे बड़े आंदोलन करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, तो हमको लगा कहीं ना कहीं कि लोगों के लिए लड़ना चाहिए। और स्वतः ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, और कब राजनीति में आ गए ये पता ही नहीं लगा। लोगों के लिए लड़ते 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 हैं लंबा सफ़र तय कर लिया, और अब लोगों से जुड़ा हो गया, और लोगों की उम्मीदें हैं कि हम उनके लिए कुछ काम करें, उनके लिए हम लड़ाई लड़ें, उनके लिए संघर्ष करें। तो वो संघर्ष चल रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि राजनीति में सोच समझ के नहीं आए। अगर हमारे बाप दादा राजनीति में होते तो अलग बात थी, हमारे पैसा होता तो अलग बात थी, हमारे पास में कोई बड़ा कोई और जुगाड़ होता या बड़ा कोई स्टार्टअप होता तो कोई और बात थी। हम तो गरीब घर से आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का मन था और नियति का एक फैसला था कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करना है, तो यहाँ आ गए। साहब, कितना मुश्किल होता है एक सामान्य परिवार से आना? घर वाले किस हिसाब से माने, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, किस हिसाब से रहा? मुश्किल तो होता है। घर वाले तो ये चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में कि पैसा नहीं है, कोई राजनीतिक अप्रोच नहीं है, तो कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए तो परिवार का पालन पोषण हो जाए। तो घर वालों की सोच तो देखो मध्यम वर्गीय परिवारों में यही रहती है, आपके भी यही रही होगी। जब आप पत्रकार बने होंगे तो घर वालों ने कहा होगा और कुछ कर लो, लेकिन आपने कहा मैं ये करूँगा। तो ये आपका चुनाव है और बहुत अच्छी बात है, आप ये काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं घर वाले अपने बच्चों के लिए सोचते ही हैं। जैसे घर वाले मेरे से कहते थे कि यार नौकरी लग जा, और हम गरीब हमारा परिवार है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो पहले तो घर वालों को भी ये था कि भाई खुद के लिए लड़ रहा है, खुद भी एग्ज़ाम देता है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ठीक बात है। लेकिन जब एक समय पे आके लगा कि उनको कि पूरे राजस्थान में ही सब जगह लोगों के लिए काम करने लग गया, लड़ाई लड़ने लग गया, तो घर वालों ने कई बार कहा भी कि अपनी स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन फिर ऐसी एक वो नियति बन गई कि मेरे को लगा कि अब यार इतने सारे लोगों की मैं उम्मीद हूँ और इतने सारे परिवारों की मैं उम्मीद हूँ, तो इस उम्मीद को मैं नहीं तोड़ सकता। अगर इतने सारे परिवारों को मेरे राजनीति में आने से अगर कुछ लाभ मिल रहा है, अगर मेरे संघर्ष करने से इतने सारे परिवारों को खुशियाँ मिल रही है, तो मुझे करना चाहिए। और फिर वो मैं कर रहा हूँ। संघर्ष बहुत ज़्यादा है, ये बात सही है आपकी। आज हम कहीं जाते हैं तो बड़ा खर्चा होता है, लेकिन फिर भी अपने भाइयों के सहयोग से, अपने लोगों के सहयोग से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई धन नहीं रहा, कोई परिवार की ऐसी कोई अप्रोच नहीं रही जो हमें काम आती। जो भी बनाया है हमने जीरो से बनाया है, और यहाँ तक पहुँचे खुद की दम पे पहुँचे। किसी के ऐसा नहीं नेता की कोई चापलूसी गुलामी करके पहुँचे, किसी पार्टी दल में कोई गुलामी करके पहुँचे। हमारी ताकत से पहुँचे, जनता के प्रेम से पहुँचे, जनता के लिए लड़के पहुँचे। और मेरा मानना है कि नियति ने अगर ये तय करा है कि मनोज मीणा को राजनीति करनी है, तो इसमें नियति की कोई
बड़ी कोई प्लानिंग होगी, कहीं ना कहीं कोई बड़ा कोई आगे इसमें परिणाम होंगे और कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। और हमारा जीवन अब लोगों के लिए समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है, तो घर वालों ने भी इस बात को मान लिया कि अब जो बेटा काम कर रहा है वो ही करेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये नौकरी वाली बातें और घर वालों का जो संघर्ष था भाई मना करने का, बात करने का, वो 2022 के आसपास ही ख़त्म हो गया। अब घर वाले ना तो मुझे टोकते हैं ना मैं टोकता, वो उनका जो जीवन है वो जीते हैं और मैं मेरे कामों में अब इतना बिजी हो गया कि अब जो भी है वो जीवन चल रहा है, वो उनका काम कर रहे हैं और मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, मुझे इस काम को जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अब मैंने भी ये ध्येय बना लिया जीवन का कि लोगों के लिए लड़ना है, लोगों के लिए काम करना है और लोगों की आवाज़ बनना है, लोगों की मुझ बनना है। बहुत सारी लाखों माँ, लाखों परिवारों के लिए अगर मैं काम कर पा रहा हूँ तो इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं मेरे लिए। सर, लगातार विवादित बयानों को लेकर आप चर्चा में रहते हैं, चाहे महाराणा प्रताप पे कमेंट करना हो या फिर बूंदा मीणा वाले मुद्दे पर राजपूत समाज को घेरना हो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, ये आपका कहना गलत है कि विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। मैं विवादित बयानों को लेकर चर्चा में कभी नहीं रहता। मैं तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, मैं तो लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए सड़कों पे संघर्ष करता हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि विवादित बयान दे रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप ये देखो कि मनोज मीणा ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कितने लोगों के लिए संघर्ष किया है, कितने आंदोलन किया है, इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ ली कि लोगों का जीवन निकल जाएगा। कहने वालों का वो मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। बयान लगता नहीं है मेरी बात ऐसा है भाई, बयान ना कोई विवादित है। अब लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि आप भी ऐसा मान रहे हो, मेरा मानना है कि ना तो मैंने कोई विवादित बयान दिया है, ना ऐसी कोई मेरी सोच है। मैंने मात्र इतिहास के बारे में बात करी है और इतिहास के बारे में बात करना कोई विवादित नहीं है, इतिहास के बारे में बात करना कोई गलत नहीं है। और ख़ास तौर मैंने उस इतिहास की बात करी है जिस इतिहास को दबाया गया हो, मैंने उस इतिहास की बात करी है जिस इतिहास के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हो। मैंने ये कहा है कि जो आदिवासियों का इतिहास है वो भी स्वर्णिम इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है और आदिवासियों ने देश की भूमिका में, देश को बढ़ाने की भूमिका में बड़ा योगदान दिया है। और इसी को लेकर पिछले दिनों में जब एमपी था, जो आप बात कर रहे हो श्योपुर में, तो मैंने ये कहा था कि बूंदा मीणा हमारे पूर्वज है, हमारे पुरखा है और उन्होंने बूंदी की स्थापना करी और उन्होंने बूंदी जो ज़िला है उसको बसाया। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये कागजों में लिखी बात है, राजपूतों वाली बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि राजपूतों के पास बाप नहीं है क्या, जो उधार का बाप लेना पड़ रहा है, उस वाले बयान पे आपको नहीं लगता कि कई मीणा और राजपूत समाज के अंदर दूरियां पैदा हो सकती है? नहीं, देखो ऐसा है, कोई दूरियां पैदा करने की बात नहीं है। मनोज मीणा किसी भी समाज की भावनाओं को हाथ पहुँचाए ऐसा काम कभी नहीं करता। अब लोग खुद के मन से कुछ बातें मान ले तो अलग बात है। मैंने ये कहा कि जो बूंदा मीणा ने काम करा है वो बूंदा मीणा ने करा है। आप जो काम कर रहे हो तो आप ही कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। अब मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो और मैं कहूँ कि मैंने करा है, तो ये गलत बात है। मैंने ये कहा कि भाई बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने करी है। आप हमारे जो बाप है, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो वंशज है, हमारे जो समाज के, उनके कामों को खुद का काम मत बताओ। आप कह रहे हो कि बूंदी की स्थापना हाड़ा चौहान ने करी, हाड़ाओं के जो राजा हो उन्होंने करी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पनोरमा बूंदा मीणा का बना है बूंदी में, और आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बूंदी की स्थापना किसने करी है। लेकिन आप ये मत कहो कि भाई बूंदी की स्थापना हड़ाओं ने करी। हाँ, हड़ाओं का राज रहा बूंदी में, ये भी मैं भी मानता हूँ, लिखा हुआ भी है, लेकिन ये गलत बात है कि बूंदी की स्थापना कि हड़ा चौहान ने करी। आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं कि सही जो इतिहास था वह नहीं पढ़ाया गया? देखो ऐसा है भाई, हमारे लोग सीधे लोग थे और हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे, हमारे लोगों ने इतिहास नहीं लिखवाया, और कोई छोटा मोटा इतिहास हमारा लिखा हुआ मिला वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया। और इन्होंने अपना इतिहास सेटलमेंट करके ले दे के लिखवा लिया और उसी को कहते रहते कि हमने ये करा लिया वो करा लिया। भाई अगर हमारा इतिहास लिखा जाता तो सामने आता कि कितनी बड़ी लड़ाई हमारे आदिवासियों के योद्धाओं ने लड़ी है, और ये कोई किसी छुपा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी इसमें आड़ा वंश के बूंदी के एक राजपूत समाज से आते हैं, अखे आड़ा करके नाम है, वो कह रहे हैं कि बूंदा मीणा काल्पनिक व्यक्ति है। अब ये अपमान नहीं है आदिवासियों का, ये अपमान नहीं है मीणा समाज का। भाई बूंदा मीणा हजारों किताबों में लिखा हुआ है कि बूंदी के संस्थापक है, और वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि बूंदी में पनोरमा बनेगा। गहलोत सरकार में वो बना था,
मैं दोनों सरकारों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बूंदा मीणा का पनोरमा बनवाया। अगर उनको जानकारी नहीं मिल पा रही, उनको गूगल करने से नहीं मिल पा रही ये बात, एक बूंदी की स्थापना किसने करी, बूंदा मीणा हुए कि नहीं हुए, वो तो बूंदी के ही है, तो उनको एक बार बूंदी में जाके और पनोरमा को पढ़ लेना चाहिए ना। ज़्यादा खर्चा थोड़ी होगा जाने में, आप जाके देख लो, पढ़ के आ जाओ, भाई ये लिख रहा बूंदा मीणा का इतिहास, बूंदी की स्थापना इन्होंने करी, बात खत्म। लेकिन इस प्रकार के बयान देना कि बूंदा मीणा काल्पनिक है, तो ये तो मैं मानता हूँ कि वो मानसिकता है कि इनका जो इतिहास है उसको दबा दो, इनके जो लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनको छिपा दो, तो वही तो मानसिकता सामने आ रही है अब इनके द्वारा कि बूंदा मीणा तो काल्पनिक है। कैसे काल्पनिक हो सकता है साहब? बूंदा मीणा बड़े हमारे लड़ाका रहे, हमारे पुरखा रहे, और बूंदा मीणा के जो बेटे थे जैता मीणा से इन्होंने धोखे से बूंदी को छीन लिया था और बूंदी पे फिर इन्होंने राज कर लिया। बाकी हमारे साथ में जहाँ भी लड़ाई इन्होंने लड़ी वहाँ धोखे से इन्होंने हमसे हमारे जो भी हमारे जहाँ भी हमारे राजा थे उनको हराया और धोखे से ही राजपाटों को इन्होंने कब्जा किया है। बाकी सामने लड़ाई कभी नहीं लड़ी, लड़ाई लड़ी तो पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली लड़ाई लड़ी, अब सामने वाली लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी। आप मीणा समाज से आते हैं, काफ़ी प्रभुत्व रखता है समाज, उसी समाज से किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा जैसे नेता भी आते हैं, दोनों में से किसकी छवि आपको ज़्यादा सुदृढ़ लगती है? देखो ऐसा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बड़े नेता हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का हम सम्मान करते हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से हमने आंदोलन करना सीखा है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से हमने लड़ना सीखा है, तो किरोड़ी लाल जी का सम्मान सदा रहेगा। हमारे भाई है नरेश मीणा, हमारे साथी है, और साथ में अन्याय के खिलाफ हम साथ में लड़ाई लड़ते हैं, साथ में संघर्ष करते हैं। जहाँ भी कोई बात होती है दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए, तो साथ में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और नरेश मीणा जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और भविष्य में अच्छी संभावना है कि राजनीति में अच्छा उनको मुकाम मिलेगा, और अच्छा वो काम कर रहे हैं। मैं दोनों को बढ़िया तरीके से देखता हूँ और मानता हूँ कि दोनों का अपना अपना स्थान है। 2026 में जहाँ हम बैठे हैं, दुनिया एक तरफ एआई की बात करती है, बहुत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपको लगता है कि आज भी राजस्थान की जो राजनीति है वो समुदाय विशेष के इर्द गिर्द ही घूमती हुई है, डेवलपमेंट और विकास पे बात कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है? ये अच्छी बात करी आपने, ऐसी बात करने वाले पत्रकार कम हैं जो बात करे मुद्दों की। आज हम देखेंगे तो एआई के मामले में हम बहुत पीछे, सच्चाई है। लोगों ने एआई को लेकर कितनी प्रोग्रेस करी है, जो अदर जो कंट्रीज है उन्होंने, लेकिन हमारे देश में अभी भी एआई को लेकर हमने बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं करा। कई सारी कंट्री ने एआई के आधार पे अपने ड्रोन बना लिए, अपनी बंदूकें बना ली, जो लड़ाई में भी काम आ रही है और विज्ञान में भी काम आ रही है। सब प्रकार से एआई का यूज बड़े लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में एआई को लेकर या नई टेक्नोलॉजी को लेकर या नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और मेरा ये मानना है कि देश जब ही आगे बढ़ेगा जब हम विज्ञान की बात करेंगे, देश जब आगे बढ़ेगा जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और इसको लेकर देखो सोचना चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है साहब, भारत से सुंदर देश इस धरती पे कोई नहीं है। भारत देश में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस धरती पे वो भारत में ही है। भारत में आप देखोगे तो सब प्रकार की संभावनाएं मिलेंगी और सारी चीज़ें भारत में मिलेंगी। ऐसा कोई अगर एक कहे कि कोई परफेक्ट देश अगर इस धरती पे कोई है तो वो भारत है, लेकिन भारत देश पीछे रह गया मात्र बड़े नेताओं के कारण से, क्योंकि नेताओं का आज़ादी के 78 साल बाद भी वैसा विजन नहीं था कि भारत को हम कहाँ लेके जाएं और कैसे हम आगे बढ़े। आज भी आप देखोगे जब भी बजट आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट मिलता है, 1% भी नहीं मिलता होगा, बहुत कम मिलता है। और आप जैसे विदेशों में देखोगे वहाँ 10%, 8%, 9% बजट वहाँ दिया जाता है डेवलपमेंट पे, और हमारे 1% भी नहीं है। डेवलपमेंट कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। तो हमें इसके लिए सोच चाहिए, विचार चाहिए, विजन चाहिए, तभी संभव है। और भारत में सब कुछ होने के बावजूद अगर भारत देश पीछे है तो इसके जिम्मेदार बड़े लेवल पे दिल्ली में बैठे लोग हैं जो गलत नीतियों के चलते, गलत निर्णयों के चलते भारत को आज भी पीछे रखे हुए हैं। मान लीजिए कि मनोज मीणा चुनाव में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनके चुनावी मुद्दे सामाजिक होंगे या विकास पे बात करी जाएगी? देखो
मनोज मीणा आज भी जो लड़ रहा है ना, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान में किसी भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित के साथ में अगर अन्याय हो जाता है और सरकार उसके साथ खड़ी नहीं होती, उसके साथ मनोज मीणा खड़ा होता है। कहीं भी अगर कोई मुद्दे की बात है, कहीं भ्रष्टाचार की बात है, कहीं अन्याय की बात है, कहीं शोषण की बात है, तो मैं खड़ा मिलूँगा। मैं कभी भी ये चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता कि मैं जातियों के आधार पर चुनाव लड़ूँ, मैं इसको टारगेट करके चुनाव लड़ूँ, मैं इसको गाली दे के चुनाव लड़ूँ। मेरी जो राजनीति का जो परिदृश्य है वो मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में ही मुद्दों की बात हो, समाज में मुद्दों की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, कुछ नई चीज़ों की बात हो, और मनोज मीणा तो उन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा है। और अभी जो चुनाव में समय है, चुनाव 28 में है, और आप आए हर दिन देखोगे तो आपको मनोज मीणा कहीं ना कहीं सड़कों पर लड़ाई लड़ते दिखेगा, मुद्दों पे बोलता दिखेगा। और मैं तो ये खुले मंचों पे कहता हूँ, अगर कोई भ्रष्टाचार करता पाया गया और मेरे को अगर कोई जानकारी मिल गई, चाहे कोई अधिकारी कितना ही बड़ी पोस्ट पे हो, तो वो मेरे से नहीं बचेगा। अगर मेरे को किसी किसान ने, किसी गरीब ने फ़ोन कर दिया कि साहब हमको परेशान कर रहे हैं अधिकारी, तो उनको ठीक करने का मैं काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित, हमारे जो लोग हैं उनके साथ अगर न्याय होने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं परिस्थिति बदलेगी। और मेरा मानना है कि अगर मनोज मीणा मुद्दों की बात करेगा तो जो और भी जो नेता हैं, जो राजनीति में मठाधीश बन के बैठे हैं, उनको लगता है कि राजनीति हमारे बाप की बपोती है, वो भी इन चीज़ों पे आएंगे और वो भी इनकी बात करेंगे। और वो जब ही करेंगे जब हम जो नई जनरेशन के जो लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। अभी कहीं ना कहीं लोग और ही चीज़ों पे बयान देते हैं, और ही चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन कोई भी नेता आपने नहीं देखा होगा जो स्पष्टवादी हो, मुद्दों को लेकर, विज्ञान को लेकर, इन चीज़ों को लेकर कोई बात करता नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा मन है कि हम इन चीज़ों की बात करें, इनकी लड़ाई लड़े, क्योंकि अब भारत देश को आगे कैसे पहुंचाया जाए, कैसे हम लेके चल सकते हैं, और हमारा राजनीति में आने से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो जब ही होगा जब मुद्दों पे लड़ेंगे साहब। तो मतलब आपका कहना यही है कि चुनाव मुद्दे समाज, समुदाय, जाति विशेष से बढ़ के विकास पे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जब सरकारें चुनाव में जाती हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, दोनों सरकारें हो, दोनों का एक जैसा ही इनका रहता है विचार, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मैनिफेस्टो बनाते हैं और ये कहते हैं किसानों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, फलानी योजना लाएंगे, ढिकानी योजना लाएंगे, हम बजट में इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन चुनाव बाद में कुछ नहीं करते। विधानसभा में बजट लाते हैं तो बजट में बात करते हैं बड़ी बड़ी कि हम इतने 1000 करोड़ का बजट लाए। भाई तो आंकड़ों में लोगों को फंसा देते हैं। भाई धरातल पे कितना उसका आपने इम्प्लीमेंट करा वो बताओ आप। और आप देखोगे धरातल पे सारे बजटों में शून्य। अभी सरकार ने साल भर पहले बात करी थी, राजस्थान सरकार ने, राइजिंग राजस्थान की, आपके ध्यान हो तो, बहुत बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल किया राइजिंग राजस्थान का, और जिसमें बाहर से बड़े बड़े लोग बुलाए, दिल्ली तक के नेता बुलाए। आप मेरे को ये बताओ कि आज 1-1.5 साल हो गए राइजिंग राजस्थान को। राइजिंग राजस्थान के तहत कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के इस फील्ड में आगे आए, कितने लोगों ने कंपनियां खोली, कितने लोगों को सरकार ने लोन दिया, और कितने लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। मुझे तो इसमें पता लगा कि लोग फर्जी कंपनी बना के ज़रूर आ रहे हैं कि हमें 100 करोड़ की कंपनी खोलेंगे, और कागजों में कंपनी है, पैसा चाहिए उनको, सरकार के निजी लोगों के द्वारा उनको पैसा दिया गया है। और जो सही में स्टार्टअप खोलना चाहते थे उनके तो नॉर्म्स ही पूरे नहीं हुए, उनको तो कोई कंपनियां मिली नहीं, स्टार्टअप मिला ही नहीं, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। ये राइजिंग राजस्थान के नाम पे हज़ारों करोड़ का राजस्थान में घोटाला हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं और दोनों तय रखते हैं कि 5 साल तुम और 5 साल हम। तो कौन बोलेगा बताओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में मुद्दों पे विपक्ष के रूप में कांग्रेस को लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को आपने एक लड़ाई लड़ते हुए राजस्थान में पिछले 3 सालों में देखा हो, 2.5-3 सालों में देखा हो, विपक्ष की भूमिका में जनता के लिए। तो आप मेरे को बता दीजिए, कोई लड़ाई आपको नजर नहीं आएगी, नहीं लड़े वो लड़ाई। हाँ, एसी के कमरे में बैठ के आराम कर रहे और ये तय कर रहे हैं कि हमारा सीएम कौन होगा, लेकिन जनता के लिए नहीं लड़ रहे साहब। और मेरा ये शुरू से मानना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जनता के मुद्दों से दूर है और जनता के मुद्दों की उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र इतना खूबसूरत चीज़ है, लेकिन लोकतंत्र को इन्होंने गलत तरीके से खराब कर दिया, और लोकतंत्र में इन्होंने ऐसे काम कर दिए जिससे अभी लगता है कि यार पता नहीं सुधार कैसे होगा और क्या होगा। अब बातें ही रह गई लोगों के लिए, लोगों का भरोसा उठ रहा है राजनीति से
कि यार ये बड़े बड़े नेता हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति होती है, कहाँ से लाते हैं पता ही नहीं। आज ये बताओ कि एक नेता कोई भी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उनकी सैलरी क्या है? लाख 1.5 लाख। उनकी संपत्ति कितनी है? 1000-2000 करोड़। कहाँ से आई संपत्ति? जांच कराओ, ऑडिट कराओ, आपके पास एजेंसियां है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के सारे नेताओं की जांच कराओ कि सारी संपत्तियां कैसे बढ़ी, बीजेपी के सारे नेताओं की जांच कराओ कि संपत्तियां कैसे बढ़ी। सब भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ईडी मिली हुई है, सीबीआई मिली हुई है, लगातार भाजपा पे ये आरोप लगाया जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, निष्पक्ष कराओ ना भाई। भाजपा ये कहे कि हमारे जो एमएलए हैं उनकी भी जांच कराएंगे, कांग्रेस की भी कराएंगे। भाई बात तो देखो, आपको पारदर्शिता करनी पड़ेगी ना। बात जब होगी, राजस्थान के 200 विधायक है विधानसभा में, 200 की जांच कराओ, फिर कोई आरोप थोड़ी लगेगा। और ये तय करो कि इन्होंने हल्फनामा में कितनी संपत्ति दी है और इनके पास कितनी संपत्ति है। पर एक जांच कराओ राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्सों की, कि ब्यूरोक्रेट्सों के पास जो सैलरी मिलती है उस हिसाब से इनकी ऑडिट लो। और आपके पास में लाखों करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? मेरा ये मानना है कि पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति नेताओं से भी ज़्यादा अगर है तो ब्यूरोक्रेट्सों के पास है। अगर देश को खोखला करा है, बर्बाद करा है, तो ब्यूरोक्रेट्स ने करा है। जो गरीबों के नाम पे जो योजनाएं आती हैं, गरीबों के नाम पे जो काम आते हैं, वो कभी धरातल पे नहीं पहुंचे, उनको ये खा जाते हैं, उस पैसे को ये भ्रष्टाचार कर जाते हैं और उस पैसे को अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को वहाँ पे लगा देते हैं, वहाँ दे देते हैं। और आप तो देश का, राजस्थान का एक भी ब्यूरोक्रेट्स ला के देखो और उनकी संपत्ति का आकलन कराओ तो पता लग जाएगा कितने दूध के धुले हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हर 2 साल में विधानसभा में ऐसा बिल आए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी राजस्थान में नेता है, चाहे सांसद हो चाहे एमएलए हो, उनकी संपत्ति की ऑडिट होनी चाहिए बाकायदा। उनके सारे रिश्तेदारों की, उनके दोस्तों की, उनके परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ी। और ऐसा बिल सदन में आना चाहिए। जब राजनीति में पारदर्शिता आएगी, देश को लूटने वाले यही लोग हैं जो बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं और देश को खोखला कर दिया, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। अब मैं तो इन मुद्दों पे बोल रहा हूँ। अब मैं कहूँगा बड़े नेताओं से कि हिम्मत दिखाओ बोलने की, कहो कि ये बिल सदन में आना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। तो मैं तो ये प्रयास करूँगा कि देश में सुधार हो तो तभी संभव है जब हम इन जो राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार करा है, अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार करा है, उसको ठीक करें, जिससे जनता का भरोसा भी लोकतंत्र पे बने, जनता का भरोसा भी नेताओं पे बने। आज के दिन जनता वोट दे देती है, जनता कह देती है कि यार कुछ नहीं होना, वही ढाक के 3 पात है, अब कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, अब ये लूट लेंगे, और अब उन्होंने लूट लिया। तो जनता के मन में भावना क्या है? एक आम आदमी जब सुबह चाय पीता है ना परिवार के साथ में, तो राजनीति में बात नहीं करना चाहता लोग, क्योंकि राजनीति इतनी गंदी हो गई, राजनीति में इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना गलत काम हो रहे हैं कि लोगों का मन नहीं है कि राजनीति बात करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि नई राजनीति को उदय होने चाहिए और नई व्यवस्था बननी चाहिए और लोगों को राजनीति से नहीं बचना चाहिए। राजनीति बात करो, आप मुद्दों के लिए बोलो और आपने जिनको वोट दिया है उनसे सवाल पूछो, तो कहीं ना कहीं नेताओं का दिमाग ठीक होगा और इनको एहसास होगा कि हमारी देश की जनता, हमारे राज्य की जनता जागरूक है और सवाल पूछना जानती है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ है, तो कोई एक तीसरा फ्रंट खड़ा होना चाहिए राजस्थान में जो एक न्यूट्रलिस्टिक चीज़ें अपनाए और ये कहे कि वो आश्वासन दे सके? देखो ऐसा है, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास है कि हमारा जो भी कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो भी नेता संघर्ष कर रहे हैं, सब साथ मिलके एक बैनर के तले वो अपनी लड़ाई लड़े। जैसे आरएलपी बनाई है अभी हनुमान बेनीवाल ने, चाहे आरएलपी हो, चाहे बाप हो, चाहे पूर्वी राजस्थान में हम काम कर रहे हैं, हमारे नरेश भाई काम कर रहे हैं, और जो यहाँ छोटे दल हैं जो अभी चाह रहे हैं कि उनकी भूमिका हो राजनीति में, वो तमाम जो दल जो काम करना चाहते हैं, तमाम वो नेता जो काम करना चाहते हैं, वो एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और उस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़े और जनता को भरोसा दिलाएं। और मेरा मानना है कि जनता बैठी है तैयार, कोई अगर आए उनके बीच में बात करें कि हम काम करना चाहते हैं तो जनता सपोर्ट करेगी। अब थोड़ा देखो टफ टास्क जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, और अगर राजस्थान में ये संभव हो जाए और सर तो राजनीति सुधर जाएगी। बनता है अगर तीसरा फ्रंट, तो प्रमुख चेहरा कौन होगा उस फ्रंट का? देखो ऐसा है, तीसरा फ्रंट की जब हम बात करते हैं तो अभी प्रमुख चेहरे की हम बात करें तो उसमें हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी है,
हमारे बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोज जी है, हमारे नरेश भाई है, राजेंद्र गुड़ा जी है, हम हैं, हमारे तमाम लोग हैं जो एक साथ नेता में बोल काम रहे हैं कर सर आप, रविंद्र सिंह भाटी। वो रविंद्र सिंह भाटी का उनका मन है आना नहीं आना, वो मैं कैसे कह दूं। और जिनका मैंने नाम सर, लिया है ये उनके सब साथ में रहता तैयार हूँ। है। हाँ, वो तैयार इसलिए मैंने बोला है भाई, जिससे मेरी बात नहीं हो, जिससे इस बारे में मेरे को चर्चा नहीं हुई हो, मैं कैसे नाम लूँ। तो मैं नाम रविंद्र भाटी का उस दिन लूंगा जिस दिन रविंद्र भाटी ये कहेगा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, जिस दिन रविंद्र भाटी ये कहेगा मैं कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा और मैं थर्ड फ्रंट पे लड़ूंगा। रविंद्र भाटी जी अच्छे नेता हैं, युवा है, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, अच्छी राजनीति कर रहे हैं और आगे अच्छी राजनीति करेंगे। लेकिन वो बार बार हर तीसरे दिन बीजेपी का दरवाजा खोलने पहुंच जाते हैं कि मैं तो बीजेपी का ही हूँ, मेरे को अंदर ले लो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें तय करना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ पे रहना है, तब जाके थर्ड फ्रंट पूरा बनेगा। भजन लाल शर्मा साहब पहली बार के विधायक बनते हैं सांगानेर से और पहली बार ही मुख्यमंत्री बनते हैं। सशक्त नेता की छवि लगातार पेश हो रही है उनकी, चाहे वो डिस्टर्ब एरिया एक्ट लेकर आना हो, धर्म परिवर्तन पे कानून लेकर आने हो, चाहे लव जिहाद पे नकेल कसना हो, लगातार ऐसे बिल राजस्थान में लाए जा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है, भजन लाल जी पहली बार विधायक बने, पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर राजनीति में किस्मत होती है तो फिर भजन लाल जैसी होनी चाहिए। जो भजन लाल जी को जो मौका मिला है, किस्मत के ही धनी है। नहीं, राजस्थान में 7 वर्ग के 8 वर्ग के एमएलए बीजेपी में बैठे हैं साहब, उनको मौका नहीं मिला। कहीं ना कहीं भजन लाल जी किस्मत के बड़े धनी हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान की जनता के लिए अच्छा काम करेगा तो जनता सराहना करेगी। और भजन लाल जी का ऐसा कोई काम मेरे तो ध्यान में नहीं है कि जो जनता के फायदे के लिए हो। जनता का फायदा किस बिल से होगा? मैंने आपसे कहा कि ऐसा बिल लेके आओ जो जनता का फायदा हो, तो जनता सराहना करेगी। हाँ, भजन लाल जी सशक्त हो गए, मजबूत हो गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उनका गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ में। तो शेखावत जी बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री है और सांसद है साहब। और शेखावत जी 30 सेकंड बात करने के लिए बार बार कह रहे थे सीएम साहब सुन लीजिए, सीएम साहब सुन लीजिए, और सीएम साहब कह रहे हो गया। देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी और आप उनको सुनना नहीं चाह रहे, तो ये गलत बात है। आप उनको सुनिए साहब, आप सशक्त बनिए जनता के लिए काम करके, ना कि बाकी आपके पार्टी के नेताओं को आप नीचा दिखाओगे, तो ये अच्छा मैसेज राजस्थान की राजनीति के लिए नहीं जाता है। भजन लाल जी का ठीक है कि सप्ताह में 3-4 दिन तो दिल्ली रहते हैं, जो समय मिलता है 2-3 दिन का वो राजस्थान में आ जाते हैं और फिर अपने घर परिवार बच्चों से बात कर लेते हैं। तो ठीक, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि ज़्यादातर दिल्ली तो गहलोत साहब रहा करते थे सरकार बचाने के लिए। मानेसर में भी जो हुआ वो हम सब ने देखा, पायलट साहब और गहलोत साहब का जो टसल चला 5 साल कांग्रेस का। देखो ऐसा है, ये बीजेपी कांग्रेस के आरोप हो सकते हैं, लेकिन मैं तो दोनों दलों में नहीं हूँ। तो मैं तो मेरा इंडिविजुअल बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 2.5-3 सालों में देखा है, जब भी देखते हैं तो भजन लाल जी दिल्ली जा रहे हैं। अब तो एक्सप्रेस हाईवे बन गया तो जल्दी पहुंच जाते हैं, फ्लाइट भी जा रही है। और भजन लाल जी लगातार दिल्ली के इतने दौरे करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है सर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कितना हो रहा है भजन लाल जी की सरकार में, मुझे तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा ना, भाजपा की सरकार में अगर बात करें तो अगर नेशनल हाईवे, हाँ, ये हाईवे वगैरह रेल वगैरह में काम हुआ है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लेकिन और जगह भी होना चाहिए। आज भी अगर देश में साहब 5 किलो अनाज के लिए देश की 70% आबादी लाइन में लग रही है, तो मैं देश विकास नहीं मानता। बताओ मेरे को, ये विकास थोड़ी है। लेकिन हाँ, हाईवे बने हैं, रेल बनी है, ठीक है, ये काम हुए हैं। लेकिन भजन लाल जी ने राजस्थान में क्या किया है, बात यह है भजन लाल जी को भी कुछ काम राजस्थान में करने चाहिए। अभी राजस्थान में कुछ विशेष वो कर नहीं पाए हैं। अभी तो उन्हें ये समझ आने में ही शायद अभी और समय लगेगा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं, फिर परिवार के साथ बैठ लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है ये राम साय वर्मा विधायक हैं निवाई से। हाँ, विधायक है। हाँ, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने उसमें कहा था कि 2 साल जो सरकार बीजेपी के हुए हैं वो पिछले 5 साल जो रायता फैलाया है कांग्रेस ने, उसे समेटने में लग गए हैं। देखो ऐसा है, तो भाई तुम तो वही हो गए ना, तुम अब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिए। तुम तो ये गिनाते हैं कि 2 साल में हमने 2 से काम करे। तुम्हारे 2 साल में 2 काम नहीं है। तुम कह रहे हम रायता समेट रहे हैं, कल के दिन को सब्जी फैला देगा, फिर कहोगे हम सब्जी समेट रहे हैं, कल के दिन कुछ और कोई फैला देगा, कहेगा हम उसको समेट रहे हैं। तुमने को समेटने की दुकान खोल रखी है भाई? तुम राजनीति कर रहे हो, बीजेपी तो 2 साल बनाम 5 साल बोलती है। तो 2 साल बनाम 5 साल जब बोलो जब मुद्दे हो, भाई मुद्दों पे तो विकास हुआ नहीं है। आप कह रहे हो रायता समेटने पे 2 साल 5 साल कर रहे हो, तो वो गलत बात है ना भाई। आप ये कहो कि 2 साल में काम क्या करा है,
राम साहब वर्मा जी से ये पूछना चाहिए था कि रायता समेटने की बात छोड़ो साहब, आप तो बताओ 2 साल में काम क्या हुआ है? क्या दिल्ली जाने के अलावा सरकार ने और काम भी करा भजन लाल जी ने? ये तो बताओ। आप नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे पता है क्योंकि कुछ करा ही नहीं है, बताएंगे कहाँ से? तो मेरे को लगता है कि सरकार के पास कुछ बताने को नहीं है। सर, डिस्टर्ब एरिया एक्ट की मैं बात कर रहा था। राजस्थान जहाँ पे जो सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से बहुत लंबी सीमा साझा करता है, वहाँ पे डिस्टर्ब एरिया एक्ट जैसा कानून लेकर आना कितना सही मानते हैं? ये ठीक है, ये ठीक है, इसके लिए मैं सराहना करता हूँ। हमारी देश की जो सीमा है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारे सैनिक सुरक्षित रहने चाहिए, हमारा एरिया सुरक्षित रहना चाहिए। और इसको लेकर अगर कोई सरकार मजबूत कोई कदम उठाती है तो सब लोग साथ हैं साहब, हम भी साथ हैं। अगर भजन लाल जी के इस फैसले में अगर वो कर रहे हैं तो हम सब साथ हैं। और देश में भी अगर मोदी जी भी सेना के लिए और सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे तो हम उसमें साथ हैं। सबसे पहले देश है, चाहे राजनीति सब लोगों की अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है। और हमारा भी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश रहना चाहिए, चाहे सरकारें रहे कि नहीं रहे, चाहे राजनीति रहे कि नहीं रहे, चाहे विचारधारा रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये देश हमारा है साहब और ये देश रहना चाहिए। साहब, मैं कुछ नाम लूँगा आपसे, एक रैपिड फायर राउंड टाइप होगा, आपको फटाफट बताना है कि उनके बारे में विचार क्या है आपके। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छे व्यक्ति है, राजस्थान के गांधी कहते हैं लोग, और राजस्थान की जनता के लिए ठीक काम किया उन्होंने। 3 बार मुख्यमंत्री बने, राजनीतिक जादूगर है और कमाल के नेता है। RLP के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, उनके बारे में? लड़ाका है, योद्धा है, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाला राजस्थान में एकमात्र नेता जो विपक्ष की भूमिका में है वो हनुमान बेनीवाल है। सचिन पायलट। अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, अच्छा जनता में क्रेज है, लोकप्रिय नेता है। उनके ही क्षेत्र टॉक से अभी हिंदू पलायन की लगातार खबरें आ रही है। मालपुरा में हमने देखा किस प्रकार से चीज़ें हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? वो मेरी जानकारी में नहीं है कि खबरें आ रही कि नहीं आ रही, और मेरी जानकारी में होता तो मैं बात करता, तो मुझे जानकारी। गोविंद सिंह डोटासरा। अच्छे नेता हैं, बढ़िया फटकारे लगा रहे राजस्थान की राजनीति में और चर्चाओं में बने रहते हैं। राजस्थान के चर्चित नेता है गोविंद सिंह डोटासरा। पेपर लीक पे आपने लगातार आवाज़ उठाई जब शिक्षा मंत्री डोटासरा ही थे। हाँ बिल्कुल थे शिक्षा मंत्री, लेकिन सरकार में अब बीजेपी है। अगर बीजेपी सरकार को ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार में बड़े नेता कांग्रेस के शामिल है जो कहते रहे, तो सबको जेल भेजो। ये सब अभी जैसे जल जीवन मिशन में जोशी जी का नाम सामने आया, महेश जोशी का, फिर मिड डे मील का घोटाला सामने आता है, फिर पेपर लीक के लगातार बताया जा रहा है 19 में से 17 पेपर लीक होना। देखो तो ये छोटी बात तो नहीं, 19 पेपर लीक हुए और ये बहुत बड़ी बात है, और ये युवाओं के लिए बड़ी समस्या। पेपर लीक की लड़ाई मैंने बड़ी लड़ी है 5-7 साल, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ये कहती थी साहब कि गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री थे और पेपर लीक हुए हैं, हम उनको जेल भेजेंगे। लेकिन आज 2.5 साल हो गई, कोई कार्रवाई अगर उन्होंने नहीं करी, और ये बात तो गोविंद सिंह डोटासरा भी कहते हैं, अगर भाई मैं गलत हूँ तो जेल भेजो। और कहीं ना कहीं बीजेपी में या तो हिम्मत नहीं है, और या कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने की दूसरी बात है। लेकिन फिर बीजेपी ये कहना बंद करे कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे पेपर लीक में, उसको जेल में डालेंगे, इसको जेल में डालेंगे। भाई आपने किसी को जेल में नहीं डाला, बाबूलाल आपने गुमराह कर दिया। के जो मेंबर बाबूलाल कटारा तो पहले गिरफ्तार हो गए, बाबूलाल कटारा अभी भी जेल में है। और लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मगरमच्छों की बात थी, बाबूलाल कटारा तो मछली भी नहीं है, बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं जो नाम लेते थे नेताओं के। बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस के बड़े नेता कम से कम 15-20 नेता जेल जाएंगे, कितने गए? एक भी नहीं गया ना। मैं इसीलिए कहता हूँ दोनों दल मिले हुए हैं। वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, सशक्त महिला है, मजबूत व्यक्तित्व है, और राजस्थान की राजनीति में उन्हें एक बार और मौका सीएम बनने का मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला भजन लाल जी के चलते। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान की राजनीति में अभी वसुंधरा राजे जी को फिर से कभी न कभी मौका मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल जी संघर्षों के नेता हैं और जननेता हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। सर, आखिरी एक मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, एलपीजी मुद्दा है, एलपीजी मुद्दा है। आप बिल्कुल धरातल पे रहते हैं, आपको ज़्यादा इसकी जानकारी, आप बताइए कि वास्तविकता में स्थिति क्या है? देखो ऐसा है साहब, मेरे घर में अभी शादी है
और शादी होती है तो आपको पता है कि सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ती है, सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 8-10 सिलेंडर चाहिए होते हैं, कि बड़ा प्रोग्राम होता है और कोई भी व्यक्ति कोई भी सिलेंडर देने को तैयार नहीं है। 45 दिन की बुकिंग का टाइम कर दिया, तो समस्या है, जब भी तो दिक्कतें हैं। और देश इस समय बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, अमेरिका और ईरान और इजराइल वाले युद्ध के कारण से, लेकिन हम कोई मजबूत निर्णय नहीं ले पाए और देश एक बार फिर संघर्ष करने को तैयार खड़ा है। जैसे कोरोना में देश ने संघर्ष करा, जैसे जीएसटी के समय देश ने संघर्ष करा। अब मुझे लगता है कि हमारे चाहे एलपीजी की बात हो, चाहे अब सीएनजी की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, जो भी हमारे लिक्विड ईंधन है इनकी बात हो, इनको लेकर बड़ा संकट राजस्थान में पूरे देश में आने वाला है और इसको लेकर राजस्थान की जनता, देश की जनता को तैयार रहना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम इसमें चूक गए, हम पे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, क्योंकि हम जो ईरान जो देश है, जो पहले भारत का बड़ा दोस्त रहा है और उन्होंने कश्मीर के मामले में भारत को वोट किया, भारत के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा कश्मीर, वोट करा कश्मीर के मामले पे ईरान ने। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि हमने ईरान से दोस्ती नहीं निभाई और कहीं ना कहीं उसी के कारण है कि हमारे जो ईंधन के जो जहाज़ है वो हार्मोन्स में वहाँ फंसे हुए, वो निकल नहीं रहे। तो इसका देश को भुगतना पड़ेगा और इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी जी क्यों डर रहे हैं, अब ये तो ट्रम्प बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं कि अगर हमने ट्रम्प की बात नहीं मानी, हमने अगर ईरान का साथ दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब है हमारी राजनीति खत्म कर देंगे। और ये तो चर्चा राजनीति में चलती रहती है कि ट्रम्प साहब के पास में कोई मोटी चीज़ है नरेंद्र मोदी जी की, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ईरान के खिलाफ हुए और ईरान की मदद नहीं करी, और आज ईरान ने सब देशों के जो ईंधन रोक दिए। राजनीति को एक तरफ रख के अगर देखें, जब पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तो क्या विपक्ष को सत्ता के साथ, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर जब ये पूरी समस्याएं हैं उसमें साथ रह के चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखो, विपक्ष को भरोसे में लेना ये सत्तारूढ़ पार्टी का काम है, ये अपना काम नहीं है। इसको लेकर नरेंद्र क्या विचार है? मैं देखो, जब देश में कोई संकट आए तो दोनों तीनों दलों को साथ खड़ा होना चाहिए, जो भी पक्ष विपक्ष सबको साथ रहना चाहिए। लेकिन ये काम सत्ता पक्ष को भी उतने ही मन से करना चाहिए जितना विपक्ष आने को तैयार हो, कि उनको भी आप भरोसा दो कि हम आपको साथ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो साथ आएंगे। और उनको इस युद्ध पे कोई ना कोई स्पष्टीकरण बीजेपी को देना चाहिए, जिससे विपक्ष को लगे कि हम इसलिए समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो सत्तारूढ़ पार्टी बताएगी नहीं कि हम युद्ध की स्थिति में है कि नहीं है, हम इस समय कहाँ पे खड़े हैं युद्ध में, हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कोई पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब तक इस तस्वीर क्लियर नहीं होगी, विपक्ष भी कैसे खड़ा होगा साहब? विपक्ष भी जब खड़ा होगा तो भरोसे में भारत का स्टैंड लगातार न्यूट्रलिस्टिक रहा है, ना वो इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ना ईरान को कर रहा है। और अभी जब फिलहाल मोदी जी ने बैठक ली सारे विपक्षों की, तो राहुल गांधी उसमें मौजूद नहीं रहे, वो केरला दौरे के लिए चले गए, तो क्या एक इमेच्योरिटी शो करता है? देखो, ऐसा है, अब वो तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए। और अभी मोदी जी तो गए थे ना इजराइल, युद्ध से पहले गए थे, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो इस युद्ध में है वो अमेरिका और इजराइल तरफ रहा है, और इसी कारण से ईरान खिलाफ है। और अब राहुल गांधी जी मीटिंग में गए कि नहीं गए, अब देखो, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते, कि अगर देश में संकट आए तो पक्ष विपक्ष को साथ खड़े होकर और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए, और सत्तारूढ़ पार्टी को, विपक्ष को साथ देने के लिए पूरे मन से प्रयास करने चाहिए। तो मुझे लगता है सब कुछ संभव है। तो साहब, अब इसका अंत करते हैं। मनोज मीणा 2028 चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं विधानसभा का, और कहाँ, किस विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं? देखो, अभी 28 में समय है, 2.5-3 साल है, और इसको लेकर अपन बात करते रहेंगे। और मनोज मीणा कोई खुद ये तय नहीं करेगा कि चुनाव लड़ रहा है नहीं लड़ रहा। जो मनोज मीणा को चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, सब बैठ के तय करेंगे कि कहाँ से लड़ेंगे, कौन सी विधानसभा होगी। अभी परिसीमन तक तो इस पे हम कोई बात ही नहीं करते हैं, परिसीमन के बाद हम तय कर लेंगे कि कौन सी विधानसभा होगी। सबके साथ बैठ के जो हमारे समर्थक हैं फिर तय कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे जो साथ रहने वाले लोग हैं, और जो जनता मुझे सपोर्ट करती है, जो मुझे प्रेम करती है, उस जनता का ज़रूर मन है कि मनोज मीणा 28 का चुनाव लड़े
और जो जनता का मन है, जो जनता की भावना होगी, उनका आदर करेंगे और जनता के साथ मिलकर 2028 का चुनाव जरूर लड़ेंगे। क्या हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी से लड़े? अब देखो, ऐसा है कि वो तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन अभी तो मैं कांग्रेस बीजेपी किसी दल में नहीं हूँ। अभी तो मेरे में जितनी ताकत है निर्दलीय व्यक्ति के रूप में, वो मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियों से ज़्यादा मैं अकेला काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी साहब। तो हमारे साथ थे मनोज मीणा। बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार बातचीत इनके साथ हुई है। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और शानदार शख्सियत आपके साथ लेकर आते रहें, तो बने रहे हमारे साथ। मैं अक्षत पारी, पॉलिटिक्स।